नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य के मतदाताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। यहां तक कि सियासी दिग्गजों ने अपने अपने मतदान का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में सहभागिता की बात कही। आपको बता दें कि राज्य में सुबह 8 बजे से मतदान की शुरुआत हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस बार विधानसभा चुनाव में 632 उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला राज्य के 82 लाख मतदाता करेंगे। हालांकि इस दौरान कुछ जगहों से ईवीएम को लेकर भी शिकायतें आई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ईवीएम से संबंधित जो दिक्कतें आ रही हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जा रहा है। मतदान में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। निवेदन करना चाह रही हूँ सभी वोटर से कि अपना वोट कास्ट करें। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत नींव टाइप है, मतलब इट्स अ फाउंडेशनल स्टोन की सभी अपना वोट कास्ट करें। कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जो पूरा पॉलिसी डिसीजंस करते हैं, तो उनका चयन करना हमारा कर्तव्य भी है। तो फिर से मैं अनुरोध करती हूँ सभी से कि अपना वोट कास्ट करें। हमने विकास किया है, जन जन का सम्मान किया है, हर क्षेत्र में योजनाएं लाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास बहुत तेजी से बढ़ा है। चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, चिकित्सा शिक्षा का क्षेत्र हो, या हमारे रेलवेज का क्षेत्र हो, या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, या कोरोना महामारी में फ्री वैक्सीनेशन हो, फ्री राशन हो, हमारा आयुष्मान भारत की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं, ये सारी योजनाएं लोगों को एक तरह से मैं कहूँ कि जीवन में सुरक्षा का कवच देने का जिन्होंने काम किया है, वो सब हम जनता के बीच में ले गए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता भली भांति जानती है कि कौन विकास कर सकता है, कौन उत्तराखंड को आगे ले जा सकता है। इसलिए मोदी जी के साथ चलेंगे, उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। सर, जनता का आज जनादेश शाम तक पड़ जाएगा और ईवीएम में कैद हो जाएगा, तो 60 पार के नारे को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, हम आश्वस्त हैं। अब की बार 60 पार निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता अपना आशीर्वाद देगी। वोट मताधिकार हम अपने देश के लिए प्रयोग करें। मताधिकार का उपयोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, मताधिकार का उपयोग एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, मताधिकार का उपयोग ये भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनीतिक महाशक्ति कैसे बनेगा, ये जात पात के बंधन कैसे खत्म होंगे, सबको एक समान जीने का अधिकार मिले, सबको समान शिक्षा चिकित्सा मिले, इस महंगाई बेरोजगारी गरीबी से मुक्ति मिले। और ये तभी हो सकता है जब अच्छे लोगों का और अच्छी पार्टी का देश में शासन होगा। इसलिए वोट करने जरूर बाहर निकलें, और जब वोट की चोट करेंगे तभी लोकतंत्र की खो। अपने सुखद भविष्य के लिए मतदान करें। हम अपने भविष्य को सुरक्षित देखना चाहते हैं, सुखद देखना चाहते हैं, देश को समृद्धशाली और विकासपूर्ण देखना चाहते हैं। ये हम सब की अभिलाषा है, प्रत्येक देशवासी की अभिलाषा है। तो फिर उस अभिलाषा को पूर्ण करने का मात्र एक साधन है, वो है वोट करना। तो इसीलिए घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के कुलाधिपति हैं, आप मुझे ये बताइए कि स्कूलों में हिजाब को लेकर जो मामला चल रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो व्यक्तिगत अवधारणाएं हैं या अपने संप्रदायगत मान्यताएं हैं, उनको अपने व्यक्तिगत जीवन पर रख करके राष्ट्र हित के लिए इन प्रपंचों से, विवादों से हमको बाहर निकलना चाहिए। सिविल कोड आवश्यक है, चुनावी मुद्दा है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हमें राष्ट्र हित के लिए जो जरूरी है उस। तो उत्तराखंड में मतदान जारी है। तमाम जानकारी के साथ हल्द्वानी से हमारे संवाददाता अमित चौधरी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित, अभी तक कितना वोट प्रतिशत हुआ है पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, और हल्द्वानी में मतदाताओं में किस तरह का उत्साह आज देखने को मिला? पल्लवी, आपको बता दूं कि आज मतदान का दिन है, और जो वोटर हैं कहीं ना कहीं निकल के लगातार आ रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। हल्द्वानी की स्थिति पहले आपको बताना चाहूंगा। हल्द्वानी में करीब 65% वोट अभी यहाँ पर हो चुके हैं, और अभी क्योंकि समय 6 बजे तक का है, अभी 5 बजे लगभग होने वाला है, तो ये जो परसेंटेज है ये बढ़ सकता है, और करीब 65 से 70% के बीच में मतदान पहुंचेगा, इसकी आशंका जताई जा रही है। वहीं हल्द्वानी का जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मुस्लिम एरिया है, यहाँ पर 48,000 वोट है, जो जीत और हार का यहाँ पर फैक्टर लाता है, वहाँ पर करीब 48,000 वोटर है, और वहाँ पर अभी 70% वोटिंग हो चुकी है। तो ये परिवर्तन की बहार और जो परिवर्तन की लहर है वो हल्द्वानी में देखी जा रही है।
वहीं नैनीताल जिले की बात करें, नैनीताल जिले में जो वोटिंग परसेंटेज है वो करीब 50% करीब पहुंच चुका है और उसको लेकर के यहाँ पर जो मतदाता है वो लगातार अब आ रहे हैं मतदान केंद्रों में और पूरी तरीके से यहाँ पर अपने मत का प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तैयारियां थी मतदाताओं को यहाँ पर जागरूक करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं सफल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं मैं अभी हल्द्वानी के सेंसिटिव जोन कहे जाने वाले बंदरपुरा क्षेत्र में हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से काम चौबंद की गई है और किसी प्रकार से यहाँ अगर कोई उपद्रव यहाँ पर कोई व्यक्ति आता है तो उसको कहीं ना कहीं सख्ती निपटा जाएगा। वोटिंग अभी लगातार चल रही है और यहाँ पर करीब 80 से 85% वोटिंग यहाँ पर लगातार करने की बात की जा रही है। लोग लगातार आ रहे अगर हैं। हम हल्द्वानी के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो ये जानना बेहद अहम हो जाता है कि हल्द्वानी के ऐसे कौन से ज्वलंत मुद्दे थे जिनको लेकर वहां की जनता ने इस बार अपने मत का प्रयोग किया है। उनकी क्या समस्याएं थी जिनके समाधान की उम्मीद वो आने वाली सरकार से कर रहे हैं? पहले भी आपको बता दूं, हल्द्वानी की जो समस्या है वो उत्तराखंड की जो अन्य यहाँ पर जो समस्या उससे इतना नहीं है। पलायन यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता कि लोगों के अंदर यहाँ पर उसको लेकर दिक्कतें हैं, रोजगार की दिक्कतें हैं। हल्द्वानी का जो सबसे बड़ा यहाँ पर दिवंगत जो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय की, उनके लगता से लगातार विकास की सोच से देखते हुए लगातार काम किए जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा का यहाँ पर निर्माण कराया जाना था। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद उस काम पर उतनी तेजी नहीं दिखाई गई। उसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं इस चीज को भी कहा जा सकता है खुले तौर पर कि नाराजगी रही है, क्योंकि ये जब चीजें यहाँ बनती, अंतर्राष्ट्रीय जू यहाँ पर बनता, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनता, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की अगर यहाँ पर ओपनिंग होती तो रोजगार के भी नए आयाम बनते। उसको लेकर के लोगों में परिवर्तन की बात सामने आ रही है। हालांकि जो बीजेपी के यहाँ पर प्रत्याशी डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला, वो 2 बार से यहाँ पर जो मेयर है और काम उनकी तरफ से भी किया गया है। अब इंदिरा आदेश के नहीं रहने के बाद उनके सुपुत्र यहाँ पर मैदान पे हैं प्रत्याशी बनकर के और अपनी माता जी के कामों को आगे ले जाने की बात लगातार उनकी तरफ से की जा रही है। और यहाँ पर जनता की बात की जाए, जनता के अंदर कहीं ना कहीं कस्टमर देखिए अब आज जिस तरह से जनता यहाँ पर उमड़ी है वोट डालने के लिए, उससे साफ पता लगता है कि लोगों के अंदर विकास को लेकर के और यहाँ जो काम को लेकर के उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनकी तरफ से वोट डालने की बात लगातार यहाँ पर की जा रही है। और उसी को लेकर के हल्द्वानी में यहाँ पर जो सत्ता परिवर्तन कहा जाएगा या किस तरह की चीजें सामने आएगी कि आम आदमी पार्टी मैदान में है, तो इन तीनों में कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीत से सामने आता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल। और किसी तरह की कोई छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं यहाँ से? अगर हम हल्द्वानी की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कुछ जगहों से ये खबरें आई थी कि मशीन खराब हो गई है, ईवीएम मशीन खराब हो गई है, तो वहां पर सुधार की प्रक्रिया भी शुरू की गई। हल्द्वानी से कुछ इस तरह की खबरें मिली हैं अमित? पहले भी हल्द्वानी से यहाँ पर ईवीएम मैं कुछ जगह पर कुछ वोटिंग यहाँ पर जो बूथ थे वहाँ पर दिक्कतें थी ईवीएम स्टार्टिंग को लेकर, लेकिन उसको तत्काल यहाँ पर प्रभावित ठीक किया गया था। कुछ उपद्रव भी यहाँ पर कुछ यहाँ पर घटना हुई है। मैं वहीं पर ही मौजूद हूँ अभी बंदरपुरा में, जो अति संवेदनशील एरिया में माना जाता है। हालांकि आज यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काम चौबंद कर दी है, लेकिन सुनने में आया था कुछ देर पहले यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता था उनमें आपस में यहाँ पर टकराव हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो प्लाटून यहाँ पर पुलिस की लगाई गई थी और उसको लेकर के यहाँ पर उस स्थिति से निपट लिया गया है और अभी यहाँ पर हालात जो है सामान्य बने हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में आज लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। हल्द्वानी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने जानकारी दी कि इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई, हालांकि समय रहते हालातों को काबू में कर लिया गया। रामनगर से हमारे संवाददाता कैफ खान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी और अपडेट के साथ। कैफ खान, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे, अभी तक रामनगर सीट पर कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, मतदाताओं में कितना उत्साह है और क्या अभी भी वोटिंग जो है वो चल रही है? मैं बताना चाहूँगा कि अभी 3 बजे तक मतदान हो चुका था रामनगर के अंदर, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि इतना बूथों पर काफी क्राउड नहीं नजर आ रहा। जैसा कि सुबह 8 बजे से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, उस हिसाब से जो है लगभग 70 से 75% के आसपास मतदान होने की सूचना है।
बिल्कुल, ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे। रामनगर एक ऐसी सीट है जो काफी दिलचस्प बनी हुई थी। यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का सपोर्ट कर रहे थे। तो आज किस तरह की खबरें सामने आई हैं? जो बीजेपी के नेता निकले होंगे, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किसके पक्ष में इस बार वोटिंग की गई है? वोटिंग प्रतिशत इस समय क्या कुछ है? कैफ खान, काफी बुजुर्गों में भी इस बार जोश देखने को मिला है कि वो भी मतदान के लिए काफी आगे आए हैं। मैंने काफी ऐसे बुजुर्ग देखे जो कि व्हील चेयर्स पर मतदान करने के लिए आ रहे थे, और बाकी काफी इस बार महिलाएं भी आगे बढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और युवाओं में खासा जोश नजर आ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कैफ? जी, सुरक्षा चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान मौजूद हैं। कुछ भी दुर्घटना न घटने पाए उसके लिए आला अधिकारी मौके वारदात पर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या किसी तरह की कोई छिटपुट घटना सामने आई है? क्या कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई हंगामा किया गया हो या फिर ईवीएम मशीन खराब होने जैसी किसी तरह की कोई घटना सामने आई हो? नहीं, अभी तो कुछ भी ऐसी घटना सामने नहीं आई है। हालांकि ईवीएम मशीन भी सही चल रही है, बाकी कोई घटना नहीं है। शांतिपूर्ण जो है मतदान हो रहा है। लगभग अभी जो है मतदान हो चुका है, और आइडिया है कि करीब 65% के लगभग मतदान हो चुका है। बिल्कुल, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या रहे थे इस बार के चुनाव में? स्थानीय मुद्दे अगर मैं बात करूं तो युवाओं में ज्यादातर बेरोजगारी को लेकर मतदान हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमें कोई ऐसा नेता मिले जो अपने ही काम काज के लिए रहे, वो जनता के बीच जाए। बिल्कुल, और किस तरह के मुद्दे? बेरोजगारी के अलावा पलायन एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड की। सड़कों का यहाँ पर सुदृढ़ीकरण कई बार देखने को नहीं मिलता है। मूलभूत सुविधाओं की अगर हम बात करें, हर घर नल जल की जो योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, क्या उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिला? इस तरह के मुद्दे भी गूंजे इस बार के चुनाव में कैफ? देखिए, एक आयुष्मान कार्ड करके एक सेवा उपलब्ध कराई गई थी। हाँ। जिसमें लोगों का कहना है कि आयुष्मान सुविधाएं भी जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही, जबकि उसमें ये कहा गया है कि 5 लाख तक का आप उसमें इलाज करा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ इलाज ऐसे हैं जो डॉक्टर मना कर देते हैं। तो आयुष्मान की भी सुविधा उस तरीके से नहीं मिल पा रही है। ठीक है, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है। अभी भी वोटिंग हो रही है, जगह जगह लोग पहुंच रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया, इस तरह की खबर भी सामने आई। अपना वोट ना होते हुए भी वोटिंग सेंटर के अंदर वे पहुंची। आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए न सिर्फ वोटिंग सेंटर के दरवाजे पर वे पहुंची, बल्कि उस वक्त उनके पास बीजेपी का पार्टी सिंबल, प्रचार सामग्री भी उपलब्ध थी। इस पर पुलिस ने ऐतराज जताया और उनको बाहर निकाला गया। और आपको बता दें कि सतपाल महाराज ने वोट डालते हुए ये पूरी तरीके से आश्वस्त वे नजर आए कि इस बार बीजेपी की ही यहाँ पर सरकार बनेगी। और बात पुष्कर सिंह धामी की करें तो उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी ज़रूरी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला तराई गांव में अपना वोट डाला। धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी और मां विष्णा देवी भी मौजूद रहीं, जिन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। उसके बाद जब उन्होंने बातचीत की संवाददाताओं से तो उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता काम के नाम पर वोट डालेगी, ना कि कारनामे करने वालों को। वह ये भी कहते हुए नजर आए कि जिस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कह रही है, उत्तराखंड की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बात हरीश रावत की कर लें तो हरीश रावत ने भी आज अपने मत का प्रयोग किया और वोटिंग को लेकर जिस तरीके से प्रदेश के लोगों में उत्साह नजर आया, वे काफ़ी देखकर ये तस्वीरें प्रसन्न भी हुए। और इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि कल रात बीजेपी ने नोट और शराब बांटने की कोशिश की थी, जिसकी उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत की। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि उनको खबर मिली थी कि दिल्ली से 100 करोड़ रुपए उत्तराखंड आए थे। वह बोले कि बीजेपी के विधायक उम्मीदवार पैसे नोट बांटते दिखे, जिनके साथ सीएम खुद मौजूद थे। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि आपका फिलहाल उत्तराखंड में कोई फैक्टर नहीं है, आपको अभी 10 साल तक और मेहनत करनी होगी। कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, इस पर हरीश रावत ने कहा कि ये बहुत ही जल्द मालूम हो जाएगा। लोगों के मन में जैसी भावना होगी, यकीनन सब संभावनाएं राजनीति में वैसी बनती ही जाएंगी।
तो इस तरीके से उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। वोटिंग के लिए सूबे में 11,697 केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, धन सिंह रावत आदि की किस्मत का फैसला होगा। बताया जा रहा है कि देहरादून की चकराता सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ। वहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की जैसी घटना भी सामने आई है। सपा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सहारनपुर जिले की विधानसभा बेहट 1 बूथ नंबर 403 पर तैनात मतदान कर्मी महिलाओं से ये कहकर वोट नहीं करने दे रही हैं कि आपका मतदान हो चुका है। गंभीर समस्या है, कृपया चुनाव आयोग और जिला प्रशासन संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष मतदान कराना सुनिश्चित करें। छिटपुट घटनाओं के बीच उत्तराखंड में वोटिंग अभी भी लगातार जारी है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में तमाम शहरों में मतदान कराए जा रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश समेत तमाम शहरों में पोलिंग बूथ पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। तमाम जानकारी के साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता सागर रस्तोगी इस समय जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सागर, पूरी जानकारी ऋषिकेश को लेकर आपसे चाहेंगे। अभी तक कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिला और क्या अभी भी लोगों की भीड़ उमड़ रही है मतदान केंद्रों पर? बिल्कुल, आपको बता दें समय युवाओं का जो है इस बार पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो यहाँ पर है पूरी तरीके से पोलिंग की जा रही है। मतलब 75% लगभग हो चुकी है पोलिंग और ऐसे में जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, जो निवासी हैं यहाँ के, वो बराबर यहाँ पोलिंग के लिए, मतदान के लिए आए जा रहे हैं। सागर, कांटे की टक्कर किस किस में नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो इस बार वो भी चुनावी मैदान में है, तो उनका कितना जनाधार नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हर प्रत्याशी अपने हर बूथ जाकर पोलिंग के लिए मतदाता के लिए पूरी तरीके से वोट प्रकाश कर रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं युवा जो है वो परिवर्तन की ओर जा रहा है। इस बार जो है बीजेपी की सरकार जो है यहाँ पर बराबर 15 साल से जो रही है, उसमें उस ग्रामीण जो है वो परिवर्तन चाहते हैं पूरी तरीके से। बिल्कुल, परिवर्तन की लहर नजर आ रही है। बात अगर हम समस्याओं की कर लें तो ऋषिकेश में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं, ऐसे कौन से ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ की जनता आज वोट डालने के लिए आगे आई है? युवाओं का मेन इसमें हो रहा है और युवाओं का कहना है कॉलेज वगैरह जो यहाँ के कॉलेज हैं, ग्रामीण का जो है वो काफी रोडों सड़कों को लेकर जो यहाँ पर मुद्दा है, काफी स्थानीय विधायक के प्रति आक्रोश देखने को मिला है। बिल्कुल, सड़कों की क्या कुछ वहाँ पर स्थिति है और पानी की किस तरह की क्या समस्या है या नहीं? बता दें आपको कि सड़क जो है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ ग्रामीण के जो गुस्सा है वो बराबर फूटता जा रहा है और जो पानी है, पानी को लेकर लोग पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। यानी कि ये कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो लगातार बनी हुई हैं ऋषिकेश विधानसभा में। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, आपसे जानना चाहेंगे सागर, कि जब इतनी समस्याएं हैं तो लोगों का इस बार विचार क्या रहा शुरू से है? क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की भी सरकार रही थी और जाहिर सी बात है कि ये समस्याएं काफी लंबे समय से चली आ रही होंगी, तो यहाँ की जनता कितनी त्रस्त और किससे त्रस्त नजर आई? लगातार 15 साल से यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है, बने स्थानीय विधायक जो है उसमें बीजेपी के रहे हैं, तो लोग जो है कहीं ना कहीं उससे लोग संतुष्ट नहीं है, उसमें जो है परिवर्तन चाहते हैं लोग। इस बार परिवर्तन लोगों के मन में काफी घर कर गया है। वो चाहते हैं कि इस बार यहाँ पर जो विधायक हैं वो बदले जाएं। आम आदमी पार्टी को लेकर क्या कुछ स्थिति है यहाँ पर? आम आदमी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं वोट जो है वो पूरी तरीके से जो युवाएं हैं, युवाओं में क्रेज देखने को नहीं मिल रहा है। इस तरीके का जो क्रेज है वो युवाओं का है, वो कांग्रेस की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। महिलाओं की क्या कुछ समस्या रही यहाँ पर? महिलाओं की जो जी महिलाओं की जो समस्या है वो घरेलू जो सब्जी वगैरह ये जो चीजें होती हैं उनको लेकर जो है महिलाओं का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार जो बनी है उसमें कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो घरेलू सामान है वो दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, क्या किसी तरह की छिटपुट घटनाएं वहां पर सामने आई हैं? ईवीएम मशीन में खराबी या फिर कार्यकर्ताओं के बीच आपसी झगड़े? जी आपको बता दें कि जो स्थानीय विधायक है उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है,
जिसके चलते जो यहाँ का जो यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण जो लोग हैं, वो पूरी तरीके से आक्रोश जाहिर कर रहे हैं कि मास्क न पहनने को लेकर एक सिपाही पे अभद्रता बरतने का प्रयास किया गया है। शुक्रिया सागर, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। 6 बजे तक उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो लगातार जानकारी पहुंचा रहे हैं कि अब तक क्या वोट प्रतिशत उत्तराखंड में रहा है। इस बीच उत्तराखंड में 6 बजे तक वोटिंग होनी है। हालांकि अब बूथ पर लोग कम ही संख्या में पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। तो ऐसे में अब लोगों की जो संख्या है वो कम के सभी जिलों में सोमवार को विधानसभा चुनाव हुआ। ऐसे में देहरादून में भी सुबह से ही वोटिंग जो सेंटर रहे वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ती हुई दिखाई दी। पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोविड के नियमों पर पोलिंग बूथों पर पालन कराया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी मतदान किया और उन्होंने भारी संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोगों से मतदान करने की अपील भी की। वहीं कांग्रेस के एक नेता ने मतदान के बाद कुछ ऐसा कर दिया कि हड़कंप मच गया। दरअसल कांग्रेस नेता नितिन गोला जो कि प्रदेश कार्यकारिणी में है, इन्होंने सोमवार को मतदान करते हुए फोटो खींची और फेसबुक पर अपलोड कर दी, जिसके बाद जो पोस्ट थी उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोतवाली में इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है और पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। देहरादून से हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरीश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, किस तरह से आज मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली, लोगों का क्या कुछ कहना रहा, अब तक जो मतदान का प्रतिशत है वो कितना हो चुका है, विस्तार से पूरी जानकारी। अभी देखिए, आज उत्तराखंड में मतदान था और तमाम जगहों पर जो हम 13 जिलों की और 70 विधानसभाओं की अगर बात करें तो लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। तमाम लोग अपने घरों से निकल के अपने रोजमर्रा के काम को छोड़ करके पोलिंग बूथ पर पहुंचे, जहां लोगों ने जमकर वोटिंग की है। लेकिन अभी तक की हम बात करें तो अभी तक जो लगभग प्रतिशत की अगर बात की जाए तो लगभग 59% लोगों ने मतदान कर दिया है। लेकिन अभी ये जो अपडेट है ये लगभग 5 बजे का है और 6 बजे तक मतदान होना है। उसके बाद भी अगर हम उन जगहों की बात करें तो जहाँ पे लोग पहले से ही अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पर जितने लोग वहां पहुंचे हुए हैं सब वोट करेंगे। और ये जो प्रतिशत है ये 2012 के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला प्रतिशत नजर आ रहा है। जिस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, लोग लगातार पोलिंग बूथ तक पहुंच करके लोग अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि 2012 में जो 66% जो वोट हुआ था, इस बार ये बढ़ करके लगभग 70% इस समय हो सकता है। लेकिन उत्तराखंड के हम तमाम जो 70 विधानसभा है और उनमें जो 11,000 से ज्यादा जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे लोग वोट कर रहे हैं। जी तो हरीश, एक एक हॉट सीट पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात लाल कुआं से शुरू करेंगे। यहाँ से हरीश रावत चुनावी मैदान में है, बीजेपी से बिष्ट साहब इस समय लड़ रहे हैं, निर्दलीय भी जो आ गए हैं उन्होंने इस बार चुनावी समीकरणों को काफी रोमांचक बना दिया है। किस तरह की हवा नजर आ रही है लाल कुआं विधानसभा सीट पर? निश्चित तौर पर हरीश रावत दिग्गज नेता है कांग्रेस के और जो बीजेपी के प्रत्याशी है, लेकिन जिस तरह से हम बात करें तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी तमाम मुद्दों को लेकर के भी इस बार जनता के बीच जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें लाल कुआं सीट की आपने सीट क्या है, तो लाल कुआं में जहाँ हरीश रावत है तो भी बीजेपी है तो निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने दमखम के साथ मैदान है। कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचेगा, लेकिन जहाँ तक कहा जा रहा है तो हरीश रावत का कद भी उत्तराखंड में काफी ज्यादा है। हालांकि 2017 के इलेक्शन की बात करें तो वहाँ पे 2 सीटों पर हारे हुए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस का जो मूड है वो बहुत अलग दिख रहा है। लगातार उन मुद्दों के साथ, उन बातों को लेकर जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने रखा है
चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, या फिर खनन को लेकर के भी इस बार कांग्रेस मुखर रूप से जनता के बीच जा रही है। दिलचस्प मुकाबला लालकुआं में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर खटीमा की भी बात करें तो वहाँ पे भी दिलचस्प मुकाबला है। लगातार जिस तरह से हम अन्य जगहों की बात, देहरादून की बात करें तो देहरादून में भी जो 10 विधानसभा है और यहाँ पे भी मुकाबला बिल्कुल घाटे का है। जी पल्लवी। गंगोत्री विधानसभा सीट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हरीश एक मिथक चला आ रहा है पिछले 60 सालों से कि इस सीट पर जो प्रत्याशी, जिस पार्टी का प्रत्याशी जीतता है, प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। अब इस बार यहाँ से अजय कोठियाल भी चुनावी मैदान में है, तो चिंता का विषय तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए होगा। ऊपर से ये जो मिथक इतने सालों से चला आ रहा है, इसने कितना आग में घी डालने का काम किया है? निश्चित तौर पे हम 20 साल का इतिहास उठा के देखें या उससे पहले का इतिहास उठा के देखें तो लगातार जितनी बार भी जो गंगोत्री सीट से जीता आया है उसकी सरकार सूबे में बनी है। लेकिन इस बार ये मिथक टूटेगा या बरकरार रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लिहाजा अभी कर्नल कोठियाल की हम बात करें तो उन्होंने भी गंगोत्री विधानसभा सीट को चुना है, जहाँ से आम आदमी पार्टी की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के लिए भी नाक का साथ होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार ये मिथक रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी ओर उत्तराखंड का इतिहास भी अगर देखें तो लगी, लेकिन गौर करने वाली बात होगी कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का इतिहास उत्तराखंड में रहा है। इन चार पांच बार में जो इलेक्शन हुआ है, हर बार यहाँ पे 10 साल बीजेपी रही है और 10 साल कांग्रेस ने राज किया है। लेकिन ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस तरह से इस बार ये मिथक बरकरार रहेगा या फिर टूटेगा। जी देखिए हरीश, आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे राज्य में बन जाए ऐसी संभावना कम ही है, लेकिन क्या कर्नल अजय कोठियाल को इस बात का फायदा मिल सकता है कि वो एक पूर्व सैनिक रहे हैं? क्या इस सीट पर वो बाजी मार सकते हैं? पूर्व सैनिक होने के कारण उनकी लोकप्रियता जो है वो कितनी बढ़ी थी? बिल्कुल आपने सही कहा पल्लवी, लेकिन कर्नल कोठियाल की अगर बात की जाए तो मैं गंगोत्री सीट मैं वो सरकार से टिहरी जनपद के उनका मूल गांव है और वो गंगोत्री से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही जो उनका जो काम है वो केदारनाथ में किया गया है, चाहे वो वहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य हो, तमाम जो कार्य हैं वो केदारनाथ। हालांकि जो उन्होंने जो शाख अपनी बनाई है कि गंगोत्री क्षेत्र में वहाँ पे लगभग 2000 लोगों को जो युवा हैं, नौजवान हैं, उनको रोजगार देने का काम किया है, उनको भर्ती में सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान किया है। अब देखना ये होगा कि क्या वो 2000 जो लोग हैं जिनको उन्होंने फायदा पहुंचाया है, क्या वो उनको बचा पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो स्थिति इस समय दिख रही है आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में, वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि कर्नल कोठियाल सीट से एक यहाँ पे काफी कड़ी टक्कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में बीजेपी कांग्रेस को मिल रही है। जी हरीश, खटीमा से लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मिथक ये भी है कि कोई भी सिटिंग सीएम अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता है, ये उत्तराखंड में चला आ रहा है। तो अब वो हैट्रिक चाह रहे हैं, क्योंकि 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। अगर तीसरी बार भी वे जीत जाते हैं तो ये उनके नाम एक बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन मिथक भी चला आ रहा है, पशुपेश की स्थिति है इस सीट पर भी। निश्चित तौर पर खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जहां हम कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में है और काफी दिग्गज हैं, लगातार उनका भी क्षेत्र में काम रहा है। लेकिन बहरहाल पहले की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन वो सरल स्वभाव के तो हैं, लेकिन अब जिस तरह से आपने भी कहा कि ये मिथक भी रहा है कि जो भी उत्तराखंड में स्कीम रहा है वो दोबारा नहीं जीता है, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस बार इसे हैट्रिक बनाने की कोशिश भी की जा रही है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो आगामी 10 मार्च को जो फैसला होगा वो किसके हक में जाएगा। लेकिन बहरहाल जो स्थिति उत्तराखंड की है, यहाँ का जो वोटर है इस समय पल्लवी, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि यहाँ जो उत्तराखंड का जो तमाम जो वोटर है इस समय बिल्कुल साइलेंट मूड में है और किसी प्रकार की कोई जो चीजें हैं वो बाहर निकल के नहीं पहुंच पा रही हैं कि जो लोग हैं वो किसको मत कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर साफ है कि लोगों में नाराजगी है, जो खासतौर पर युवा जो लोग हैं उनमें नाराजगी जरूर देखने को मिल रही है। जो बेरोजगारी को लेकर के, ये जो अन्य चीजों को लेकर के, इस बार अब सबसे ज्यादा युवा इस बार बढ़ चढ़ के वोट कर रहे हैं।
शुक्रिया हरीश, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में वोटिंग अभी जारी है, शाम के 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अभी बस इक्का दुक्का लोग ही बूथ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है। ऐसे में लोग पहले ही अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। उत्तराखंड चुनाव में कई ऐसी सीटें देखने को मिल रही हैं जहां पर मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा है। इन सीटों पर जिनकी जीत होगी इसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ने वाला है। कई हाई प्रोफाइल सीटें रही हैं और जिनके बारे में अभी हमने हमारे संवाददाता से चर्चा भी की है। उत्तराखंड में भी आज एक ही चरण में मतदान था 70 विधानसभा सीटों पर, जो कि हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लेकिन अभी बूथ पर लोग कम ही पहुँच रहे हैं। अब संवाददाता महेंद्र सिंह मौर्य इस समय हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। महेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कितना क्या कुछ वोट प्रतिशत रहा है, लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? जी बिल्कुल पल्लवी जी, हम आपको बता दें कि यहाँ पर संभल में जिस तरह से बाद में जलपान और पहले मतदान इस तरीके को देखा गया था, लेकिन काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं आंकड़े की बात करें तो चंदोसी में 57.19 इस समय तक हो चुका है और असमोली में 58.7 तक हो चुका है और संभल जो तीसरी विधानसभा है वो 57.4 हो चुकी है और गुन्नौर जो चौथी विधानसभा है जो 54.41 हो चुकी है। तो जिस तरह से जो आंकड़े हैं अभी लगातार चल रहे हैं, क्योंकि इस समय पे इक्का दुक्का जो भी लोग हैं वो आ रहे हैं पूरी तरह से और यहाँ पर लगातार जो मतदाताओं में इस तरीके से देखा गया था वो जो जोश देखा गया था, इस बार काफी तरीके से जोश देखा गया था क्योंकि लोग मतदान को लेकर के बड़ी तादाद में पहुंच रहे थे और बुजुर्ग कुछ लोग बुजुर्ग है वो भी वहां पर पहुंच रहे थे। हालांकि वैसे सरकार की ओर से एक योजना चलाई गई थी कि दिव्यांगों और बुजुर्गों की वोटिंग योजना चलाई गई थी, जो कि इस वोटर तिथि से पहले भी वोटिंग कर दिए गए थे। लेकिन आज जो हुजूम देखा गया, इस तरीके से माहौल जो देखा गया था वो मतदाताओं का काफी बड़ी तादाद में देखा गया। यहाँ पर लोग काफी बड़ी रूप से सक्रियता होते हुए नजर आए क्योंकि लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान में हिस्सा लिया है। लेकिन राजनीतिक दल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव संभल की ओर से देखा गया। जी पल्लवी। महेंद्र, अगर हम संभल की बात कर रहे हैं तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या कुछ रहे थे जो जिनको लेकर जनता इस बार चुनावी मैदान में अपने मत का प्रयोग करने के लिए निकली है और उन समस्याओं का समाधान चाहती है? बिल्कुल पल्लवी जी, बिल्कुल आपको साफ बता दें कि ये मुद्दे पूरे जिले भर की जनता के थे क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से सरकार की जो योजनाएं थी वो सरकार की योजनाएं लागू रही, लेकिन विधानसभा स्तर पर जो विधायक रहे उनके कार्यकाल में कुछ योजनाओं के तहत में तो कार्य जो सरकार की थी उसमें तो हुआ, लेकिन इनके स्तर से जो योजनाएं लागू होनी थी, चाहे वो सड़क निर्माण होना चाहिए था, चाहे वो जो है बेरोजगारी का लेकर के था, जिस तरह से जो महंगाई बढ़ रही थी उसको लेकर के था, तो ये मुद्दे लोगों के रहे। उनसे काफी हमारी बात हुई, इन चीजों से मतदाताओं के बीच में जाकर के बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर यही बताया जिले में कि जिस प्रकार से जो पिछले जो विकास कार्य जो रह गए थे वो विकास कार्य नहीं हुए, लेकिन अब वो इस तरह की कोई सरकार चाहते हैं कि जिस तरह से देश पूरे जिले भर में विकास हो सके और बेरोजगारी दूर हो सके, ताकि जो बेरोजगार युवा पीढ़ी है उनको यहाँ पर रोजगार मिल सके। इसको लेकर के जो मुद्दे उनके विकास को लेकर के थे काफी मतदाताओं के बीच देखे गए। जी पल्लवी जी। बिल्कुल, और इस बार युवाओं में खासा उत्साह हमने देखा। देखिए, सियासत में भी दिलचस्पी यहाँ के युवाओं ने दिखाई और जो मतदान के अभी तक हम आंकड़े देख रहे हैं उसमें भी युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। साफ है कि पलायन रुकवाना चाहते हैं युवा, स्थानीय जो रोजगार हैं उनमें अपनी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं, बेरोजगारी की समस्या से निपटना वे चाहते हैं। महेंद्र जी बिल्कुल, क्योंकि इस हिसाब से देखा जाए क्योंकि युवाओं का जो जोश है वो सिर्फ यही है कि जहाँ अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और रोजगार युवाओं को मिलेंगे तो लोग यहाँ से पलायन जैसी स्थिति नहीं होगी, चाहे वो भूमाफिया या ऐसे कुछ दमंग टाइप के कोई लोग हों, सीटर हों, इनको लेकर के भी सरकार ने जो कई अहम मुद्दे अपनाए गए थे, लगातार अभियान भी चले थे और जिनको लेकर के उनकी जो वसूली उनकी जमीनी स्तर से वसूली भी की गई थी। तो जिस तरह से जो मुद्दे थे उनसे एक तरीके से जिले भर में खौफ तो कम हुआ, लेकिन जो बेरोजगारी और जो महंगाई के मुद्दे थे वो पूरी तरह से अभी उनका निपटारा नहीं हो पाया था, जिसको लेकर के खास तौर से युवाओं के बीच में ये अहम मुद्दा बना रहा। जी पल्लवी जी। बिल्कुल, और कुछ
कुछ इस तरह की भी खबरें सामने आई हैं महेंद्र की शराब पकड़ी गई और पैसे बांटने का भी आरोप लगा। फिलहाल अभी तो ऐसे कोई संज्ञान में नहीं आया है। हालांकि विधानसभा 31 के अंतर्गत यहाँ पर जो एक नरौली नसीमपुर गांव है, जिसको लेकर के सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी थी, लेकिन वहां पर मतदान तो शुरू हो गया, लेकिन 2 वोट केवल पड़े थे और उसको लेकर के उन्होंने जो है चुनाव बहिष्कार कर दिया, क्योंकि राज्य मंत्री गुलाबो देवी के अंतर्गत आता है और जो एक तरीके से शिक्षा राज्य मंत्री सरकार की ओर से यहाँ पर बनाई गई थी और विधायक भी रही थी। लेकिन यहाँ ग्रामीणों ने जो लगभग 7-8 किलोमीटर जो गांव पता है उसको किसी सड़क से ना जोड़ने को लेकर के, विकास कार्य न होने को लेकर के आज मुद्दे बनाए थे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी चाहे एसडीएम हो और सीओ हो, चाहे वो थाना इंचार्ज हो और सेक्टर मजिस्ट्रेट, सभी जो है चुनाव आयोग की ओर से पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासनिक जत्था पूरी तरह से पहुंच गया। हालांकि एक यहाँ के जो बड़े जत्थावर नेता थे वो भी यहाँ पर पहुंच गए, तो खास तौर से उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं के तहत में उन्होंने लोगों ने समझाया और उन्हें विकास के दावे आग्रह होने के आश्वासन किया, जिसको लेकर के लगभग 4.5 घंटे के बाद पुनः मतदान शुरू कराया गया और तो लोगों ने फिर मतदान शुरू किया। शुक्रिया महेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो उत्तराखंड में 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अभी वोटिंग चल रही है, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। कुछ अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं। ग्रामीणों के गुस्से के चलते यमुनोत्री विधानसभा के कुठार और हलना गांव में मतदान नहीं हुआ। वोटिंग शुरू होने के 6.5 घंटे बाद और अधिकारियों के मनाने पर भी ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया। दोनों ही गांवों में सड़क न होने से ग्रामीण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। पुरोला विधानसभा के 3 गांवों में यही स्थिति दिखाई दी। और उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। कलेक्शन सेंटर में ये सभी ईवीएम्स को कलेक्ट करने के लिए पूरा जिलों में किया गया है। वहाँ पे फूड और वाटर और टी जो हमारा जो पोलिंग पर्सनल, पुलिस पर्सनल और जो गाड़ी में आ रहा है ड्राइवर्स और बाकी जनों के लिए जो भी इंतज़ाम करना है, डीएम्स ने ये सभी जिलों में आज रात के लिए इंतज़ाम किए हैं। उसके बाद ये स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा और उसके बाद सीलिंग किया जाएगा। हमारा बेसिकली अभी तक पीसफुल था। हमारा 102 विमेन मैनेज्ड बूथ्स थे। देहरादून का जो बूथ्स को मैंने खुद भी विजिट किया, वो भी लेडीज़ भी वहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रिसाइडिंग ऑफिसर PO1 PO2 थे, वो भी खुश थे। और उसके बाद जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का भी जो बूथ दिया था, उनका भी मैसेजेस हमें आया था, क्योंकि उनका भी ये पहला एक्सपीरियंस था ये पूरा प्रोसेस खुद करने का। हमारा जो अभी तक जो पूरा सीजर है टिल द पोल डेट टिल 4 o'clock, ये ₹18.80 करोड़ हमारा टोटल सीजर है। The seizure figure, which includes सभी up to poll day, is almost 3 times of the total combined seizure of 6.85 crores. 2017 का जो हमारा seizure था वो 6.85 crores था, whereas हमारा इस बार 18.80 crores का seizure हुआ है, almost 3 times है। उसके बाद हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड और स्टार्टिंग सर्वेलेंस जो टीम्स थे वो आज भी अपना जगह पे काम कर रहे थे। और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का वायलेशंस आज कहीं कहीं हुआ था, तो उस पर FIRs भी लगे थे। FIRs का डिटेल इस पे होगा। आज जो MCC का जो टोटल FIRs आज के दिन पे लॉग्ड हैं वो 203 है। कोविड रिलेटेड केस पे 92 थे। कोविड में पूरा जिलों में सभी ने थर्मल स्कैनर्स का, ग्लव्स का और मास्क का अरेंजमेंट किया था और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे थे। डिफेसमेंट प्रॉपर्टी में 54 लगे हैं। मिसयूज ऑफ व्हीकल में 4 FIRs लगे हैं। इलीगल मीटिंग और स्पीच में 56, इंड्यूसमेंट ऑफ कैश और काइंड में 7 FIRs लगे थे और अदर्स कैटेगरी में 82। क्यूमुलेटिवली 203 FIRs हमारा लगे थे। ये फिगर मैम आज का है? आज का ओनली आज का। हाँ, क्यूमुलेटिव तो 1600 तक हो गए थे। रिप्लेस करना पड़ा। ओके, मॉक पोल के दौरान हमें 106 BU, 125 CU और 196 VVPAT
रिप्लेस करना पड़ा मॉक पोल के, पोलिंग के पहले और पोल के दौरान जब हम करते हैं पुराना भी रखते हैं क्योंकि उसमें भी पोल्ड वोट्स होंगे और एडिशनली जो लगाते हैं उसका काउंटिंग में दोनों का काउंटिंग होगा। पोल टाइम में 31 BUs, 30 CUs और 98 VVPATs। मैम कहीं तो एक्शन वगैरह की जाए, किसी शिकायत आई हो, इंस्पेक्शन ऑप्शन लिया हो आयोग ने आज? FIR मतलब पोलिंग कर्मचारी पर जी नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। मैम कहीं कोई इस तरह की घटनाएं तो नहीं आई कि कोई किसकी तबीयत खराब हुई हो? हाँ, नैनीताल में एक केस आया है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम आ गया था तो वो DM साहब उनको नीचे शिफ्ट करा रहे थे, 108 में हल्द्वानी के लिए पहुंचे हैं वो। हाँ आपके पोलिंग कर्मचारी? हाँ, पोलिंग कर्मचारी। मैम 5 बजे तक 59% हुआ है। हाँ। किस तरह के पैटर्न देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तरकाशी में काफी ज्यादा मतदान हो रहा है। हाँ। तो क्या मानेंगी, कहाँ तक मतदान जा सकता है और क्या इसके और क्या मैं आपको जब फाइनल फिगर्स आ जाएंगे जरूर बता दूंगी। मैम आज पोलिंग को लेकर पर्टिकुलर शिकायतें भी आई हैं? कंटिन्यूसली आते रहते हैं। हमारा जो कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे कंट्रोल रूम है, डिस्ट्रिक्ट में भी कंट्रोल रूम है, व्हाट्सएप पे भी आता है, डायरेक्ट हमें फोन पे भी। आज मतलब पोलिंग को लेकर आज कंटिन्यूसली आते रहते हैं। मैम कल रात पूरा एक साइबर वार चल रहा था, कल इतने सारे वायरल हुए थे, मतलब इतने सारे आपको शिकायतें भी आई होंगी, तो क्या आपने नोटिस लिया है क्या? हाँ, कंटिन्यूसली हम इसको रेफर करते हैं, ROs को दे देते हैं नोटिस के लिए, जहाँ पे FIR लगनी है वहाँ पे देते हैं, उसमें कार्यवाही हो रहा है। जो भी हमारे पास आता है, जो मेरे पास आता है वो स्टेट कंट्रोल रूम में एडिशनल CO साहब के पास कंटिन्यूसली आते रहते हैं। इसको हम स्टेट का कंट्रोल रूम में, उसके बाद वो DO के पास जाता है, उसके बाद रेस्पेक्टिव ROs के पास जाता है। पुलिस का जाना है तो रेस्पेक्टिव SPs को डाइवर्ट कर लेते हैं, उसके बाद वो आगे कार्यवाही होगी। उसी का 206 FIRs मैंने बताया आपको। जैसे EVM में कुछ तो खराबी आई, कोई और तरह की शिकायत तो नहीं आई कहीं पे साहब, वो मतलब उसमें एक तो मतलब टेक्निकल एरर्स और किस तरह की? नहीं, कोई शिकायत नहीं आई है। मैडम चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के जनपदवार कितने मामले सामने आए हैं? जनपदवार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मेरे पास अभी नहीं है। है इसमें आपको वही मैंने आपको जनपदवार ओके, चमोली में 5, देहरादून में 51, हरिद्वार में 32, पौड़ी गढ़वाल में 9, पिथौरागढ़ में 11, उधम सिंह नगर में 47, चंपावत में 3, रुद्रप्रयाग में 4, उत्तरकाशी में 9, नैनीताल में 24, अल्मोड़ा में 3, बागेश्वर में 1 और टेहरी गढ़वाल में 4। ये MCC का वायलेशन का शिकायत नहीं है, शिकायत बहुत ज्यादा मात्रा में आई है। शिकायत कन्वर्ट होके जो FIR हुई है ये वाले हैं, मुकदमा है। शिकायत का मेरे पास क्यूमुलेटिव अभी है नहीं, बट आपको दे सकती हूँ। 203 नहीं, शिकायतें बहुत ज्यादा हैं। अब मैं दे दूंगी, मैं आपको दे दूंगी मैं लेके दे दूंगी, क्योंकि फ़ोन से आता है, रिटर्न में आता है, मेल से आता है, 1950 फ़ोन पे आता है, अलग अलग जगह पे, डिस्ट्रिक्ट में आता है, DM के पास आता है, मेरे पास आता है, ये सब इकट्ठा मेरे पास नहीं है अभी। मैम 6 बजे के बाद के लिए क्या कुछ रहेगा, क्योंकि वोटर कई जगहों पे ऐसे हैं कि आ रहे हैं अभी? हाँ, 6 बजे तक तो वो आएंगे, बट वो उससे ज़्यादा भी कंटिन्यू हो सकता है, क्योंकि 6 बजे तक जो आए हैं उनका सभी का वोटिंग करनी है, तो तब तक लास्ट वोटर हमारा नहीं वोटिंग करते हैं, तब तक हम वेट कर लेंगे। तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगी? नहीं, टाइम ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगी। टाइम ड्यूरेशन जो 6 बजे तक आए हैं उन्हीं का वोट किया जाएगा, बट उनका सभी का जितना भी टाइम हो किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। मैडम ये पूरे आपने अभी तक